साथियों, मैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह राठौड़, एसोसिएट प्रोफेसर वनस्पति शास्त्र, गवर्नमेंट कॉलेज खैरवाड़ा। हम आज बैक्टीरियल जीनोम की चर्चा करेंगे। जीवाणु में आनुवंशिक पदार्थ की चर्चा करेंगे। जीवाणु एक प्रोकैरियोटिक जीव है तथा इसमें आनुवंशिक पदार्थ डीएनए के रूप में उपस्थित होता है। इसके चारों तरफ किसी प्रकार की केंद्रक झिल्ली उपस्थित नहीं होती है। ये एक नग्न डीएनए के रूप में उपस्थित होता है। इसमें स्टोन प्रोटीन्स अनुपस्थित होते हैं। ऐसा ज्ञात है कि बैक्टीरिया का डीएनए लगभग 1100 म्यू लंबाई का होता है, जबकि बैक्टीरिया की लंबाई करीब 2 म्यू होती है। तो इतना लंबा डीएनए बैक्टीरिया में किस तरह से समाहित हो जाता है? तो वैज्ञानिकों ने देखा कि इसमें बैक्टीरिया का डीएनए सुपर कॉइल्ड फॉर्म में उपस्थित होता है और इसको कह सकते हैं कुंडलित अवस्था में उपस्थित होता है। यह डीएनए कुंडलित होकर विभिन्न लूप बना देता है, जिससे इसका व्यास 2 म्यू रह जाता है। इस रूप में ये बैक्टीरिया के अंदर उपस्थित होता है। अगर इन लूप को ख़त्म कर दिया जाए और उनकी कुंडली फॉर्म में नहीं हो तो इसका व्यास बढ़ता जाएगा। अगर हम इस डीएनए को आरएनएज एंजाइम्स से रिएक्शन करवाते हैं या इससे ट्रीट करते हैं तो आरएनए, क्योंकि इन लूप्स को जोड़ के रखता है, आरएनए की सहायता से ही ये लूप का निर्माण होता है। हर लूप के बीच में आरएनए की कुंडली उपस्थित है। तो जैसे ही हम इसको आरएनए से ट्रीट करेंगे, ये आरएनएज एंजाइम का काम आरएनए को तोड़ना होता है। तो जब इनके लूप्स के बीच में से आरएनए टूट जाएगा तो ये लूप ख़त्म हो जाएंगे और एक एक लूप जैसे जैसे हम आरएनए एंजाइम से ये ट्रीटमेंट देंगे, लूप टूटते जाएंगे और ये लूप ख़त्म हो जाएंगे। इसी तरह से अगर हम इसको डीएनए एंजाइम्स से ट्रीट करें जो कि डीएनए को तोड़ता है, तो इनकी सुपर कॉइलिंग ख़त्म हो जाती है और निक्स डेवलप हो जाते हैं। तो इस तरह से ये इनकी कुंडली अवस्था ख़त्म हो जाती है। तो इस डीएनए को जब हम आरएनएज एंजाइम जो इनको जोड़ के रखता है उनसे ट्रीट करेंगे तो ये लूप ख़त्म हो जाएंगे और इस तरह से पूरा सर्कुलर डीएनए बन जाएगा। और डीएनए एंजाइम्स से अगर ट्रीट करेंगे तो इनकी कॉइलिंग ख़त्म हो जाती है। तो जब इसके कॉइल्स ख़त्म हो जाती है, लूप बने रहते हैं, तो ये करीब 30 म्यू के आकार का रह जाता है। और जब ये सर्कुलर अवस्था में या वृत्ताकार अवस्था में होता है तो ये 350 म्यू का सर्कुलर डीएनए रह जाता है। बैक्टीरिया में मुख्य डीएनए या मुख्य क्रोमोसोम के अलावा एक एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए और उपस्थित होता है, जिसको हम प्लाज्मिड बोलते हैं। यह मुख्य क्रोमोसोम के अलावा उपस्थित है और ये अपना गुणन सेल्फ करता है और विभिन्न प्रकार के प्लाज्मिड पाए जाते हैं, जीवाणु में पाए जाते हैं। यह प्लाज्मिड जब कभी कभी मुख्य क्रोमोसोम के साथ जुड़ जाता है तो उस अवस्था को हम एपिसोम या अधिकाय बोलते हैं। तो इस तरह से बैक्टीरिया का जीनोम की होता है, जो एक केंद्रक झिल्ली के बिना कोशिका में उपस्थित होता है और नग्न डीएनए होता है जिसमें स्टोन प्रोटीन्स अनुपस्थित होते हैं। अब हम चर्चा करेंगे बैक्टीरिया में रिकॉम्बिनेशन की। बैक्टीरिया में रिकॉम्बिनेशन या पुनर्योगज मुख्य रूप से 3 प्रकार से होता है। उससे पहले हम पुनर्योगज की चर्चा करेंगे। बैक्टीरिया में पुनर्योगज क्या होता है? पुनर्योगज वह प्रक्रिया है जिसमें कोई विजातीय डीएनए या कोई बाहरी डीएनए जब
कोशिका के अंदर प्रवेश करता है और उसके मुख्य डीएनए के साथ जुड़ के एक नया प्रकार का डीएनए बनाता है, तो उस प्रकार की प्रक्रिया को हम पुनर्योगस या रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं, और उस डीएनए को हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए या पुनर्योगस डीएनए बोलते हैं। बैक्टीरिया में, क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक जीव है और ये एक कोशिकीय जीव है, इसमें किसी प्रकार के जननांग नहीं बनते हैं, तो इसमें लैनिंग जननांग भी नहीं बनते हैं। बैक्टीरिया में रिकॉम्बिनेशन के मुख्य रूप से 3 तरीके पाए गए हैं। पहला रूपांतरण या ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरा संयुग्मन या कॉन्जुगेशन, तीसरा पारक्रमण या ट्रांसडक्शन। आज हम रूपांतरण या ट्रांसफॉर्मेशन की चर्चा करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन की खोज सर्वप्रथम 1928 में एक ब्रिटिश वैज्ञानिक ओपी ग्रिफिथ ने की थी, डिप्लोकोकस न्यूमोनियाई नामक जीवाणु में, जिसका आधुनिक नाम स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई है। इस बैक्टीरिया में इन्होंने सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया को देखा था, और इसमें इन्होंने चूहों पे एक एक्सपेरिमेंट किया। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई नामक जीवाणु चूहों में या स्तनधारियों में न्यूमोनिया रोग फैलाता है, तो उन्होंने इसमें 2 प्रभेद लिए। एक जिसको हम घातक या वायरुलेंट कहते हैं, जिसके चारों तरफ पॉलीसेकेराइड की स्मूथ कैप्सूल उपस्थित होती है। दूसरा नॉन वायरुलेंट या अघातक, या इसको हम रफ आर टाइप या रफ सरफेस का जीवाणु कहते हैं, जो जीवाणु में रोग नहीं फैलाता है। जब पहले हम इससे पहले हम इसका प्रोसेस कैसा होता है उसकी चर्चा करते हैं कि इसमें कोई भी नग्न डीएनए जो बैक्टीरिया की कल्चर में बैक्टीरिया की सेल की टूटने की वजह से उपस्थित हैं, वो जो कॉम्पिटेंट सेल्स होती है उसमें ग्राही बिंदुओं पर जुड़ जाता है, और वहाँ से ये कोशिका के अंदर प्रवेश करना प्रारंभ करता है। ये नग्न डीएनए जैसे जैसे कोशिका में प्रवेश करता है, तो अपना डीएनए जो अंदर प्रवेश करता है वो द्विकुंडली से एक कुंडली में परिवर्तित होना शुरू हो जाता है, और धीरे धीरे एक कुंडली इसकी जनरेट हो जाती है, और जो बची हुई एक कुंडली है वो बैक्टीरिया के मुख्य क्रोमोसोम के साथ जुड़ जाती है, और उसका सिंगल डीएनए की कुंडली को रिप्लेस करती है, जो आगे जाके डीजनरेट हो जाती है। तो इस प्रकार जो डीएनए इसके साथ जुड़ता है या इंटीग्रेट होता है, वो यहाँ एक नया जीन का कॉम्बिनेशन बनाता है और नया प्रकार का डीएनए बनाता है, जिसको हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहेंगे, और इस प्रकार ये ट्रांसफॉर्मेशन की या रूपांतरण की प्रक्रिया कंप्लीट होती है। ग्रिफिथ ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने 2 प्रकार के डिप्लोकोकस न्यूमोनियाई के स्ट्रेन लिए। एक S3 प्रकार का जो कि वायरुलेंट प्रभेद था, और दूसरा R2 प्रकार का जो नॉन वायरुलेंट या अघातक था, जो जिससे चूहों में बीमारी नहीं होती है। तो जब S3 उग्र प्रभेद को चूहों में इंजेक्ट किया गया या चूहों में अंतर्शिफ्ट किया गया, तो चूहा मर जाता है, क्योंकि ये घातक प्रभेद होता है। और इससे जब वापस सैंपल लिया जाता है, तो उसमें हम S3 प्रकार के प्रभेद में प्राप्त होते हैं। दूसरे केस में SR2 टाइप का अनुग्रह प्रभेद या नॉन वायरुलेंट प्रभेद जब चूहों में इंजेक्ट करते हैं, तो चूहे नहीं मरते हैं, और उनसे जब हम सैंपल कलेक्ट करते हैं चूहों से, तो उसमें R2 प्रभेद प्रकार के जीवाणु प्राप्त होते हैं। तीसरे टाइप में ग्रिफिथ ने S3 को हीट किल कर दिया, मतलब उनको गर्म करके मार दिया, और 60 डिग्री के ऊपर जब इनको जीवाणु गर्म करते हैं मर जाते हैं,
और उनको जब चूहों में इंजेक्ट किया तो वो चूहे जिंदा रह जाते हैं, मरते नहीं हैं। तो इसमें जो घातक जीवाणु था वो क्योंकि गर्म करने से मर गया, तो चूहे मरे नहीं, जिंदा रहे। और उनसे जब हमने वापस सैंपल कलेक्ट किया तो उसमें S3 के प्रभेद नहीं मिले, क्योंकि जीवाणु पहले से ही मर चुके थे। नेक्स्ट, जब R2 प्रकार के नॉन वायरुलेंट जीवाणु को S3 प्रकार के वायरुलेंट मृत जीवाणु के साथ कल्चर करके और उसका मिक्सचर जब चूहों में इंजेक्ट किया तो हम देखते हैं कि चूहे मर जाते हैं। हमने पहले देखा कि खाली R2 जिंदा हम चूहों में डालते हैं, चूहा नहीं मरता है। S3 हीट किल्ड या मारा हुआ चूहों में इंजेक्ट करते हैं, चूहा नहीं मरता है। मगर इन दोनों को हम साथ में कल्चर करके इनका मिक्सचर चूहों में डालते हैं तो चूहा मर जाता है। तो ऐसा इनके क्यों हुआ? तो ग्रिफिथ ने कहा कि साहब कुछ S2 को जब S3 के साथ कल्चर किया तो कुछ ऐसी चीज़ थी S3 में जो R2 में गई और उन R2 को S2 टाइप में कन्वर्ट कर दिया और उससे चूहे मर गए। तो ग्रिफिथ ने, और जिससे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, तो ग्रिफिथ ने ये एक्सप्लेन नहीं किया कि ये ट्रांसफॉर्मेशन किस वजह से हुआ, मगर ये ज़रूर बताया उन्होंने कि कुछ न कुछ उसमें ऐसी चीज़ उपस्थित थी जिससे चूहों को चूहों में जिससे R2 में प्रवेश किया और उससे R2 S2 में कन्वर्ट हो गया और जिससे चूहे मर गए। बाद में दो वैज्ञानिक हुए हैं, O.T. एवरी एंड M. मैकार्टी। इन्होंने आगे जाके ये सिद्ध किया कि ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में जो चीज़ रूपांतरण के लिए जिम्मेदार थी वो और कुछ नहीं, DNA था। उसका एक्सपेरिमेंट हम थोड़ा सा देख लेते हैं। उन्होंने जब टाइप R2 को कल्चर किया और S3 का दो कल्चर डेवलप किए और टाइप 2 को जब DNA एक्सट्रैक्ट टाइप 3 हीट किल्ड में के प्लस सीरम दैट प्रोटेक्ट्स 2R सेल्स फ्रॉम मिक्सचर, वो उन्होंने देखा वो S3 में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जब उनको टाइप 2 प्लस DNA एक्सट्रैक्ट टाइप 3S हीट किल्ड प्लस सीरम 2R सेल्स प्लस RNA डालते हैं तो 3S कॉलोनीज बनती है। और टाइप 2 प्लस DNA एक्सट्रैक्ट 3S हीट किल्ड प्लस सीरम 2R सेल्स प्लस DNA डालते हैं तो कॉलोनीज नहीं बनती है। और जब हम टाइप 2 और DNA एक्सट्रैक्ट टाइप 3 हीट किल्ड सीरम जो R2 प्रोटेक्ट करता है प्लस प्रोटीज डाला तो कॉलोनी 3S टाइप बनती है। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये देखते हैं कि जब हम RNAs और DNAs प्रोटीज एंजाइम से ट्रीटमेंट देते हैं तो कॉलोनीज बनती है, और DNAs एंजाइम से ट्रीटमेंट देते हैं तो कॉलोनी नहीं बनती है। इसका मतलब ये है कि जो ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल था वो DNA था। तो इस तरह से उन्होंने ये सिद्ध किया कि रूपांतरण के लिए जो जिम्मेदार मटेरियल था वो DNA था। धन्यवाद।